बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा दिन है। लोग खुशियां भी मना रहे हैं। उन शोहदा को भी याद किया जा रहा है जो तैयारा हादसे में शहीद हो गए। दूसरी जानिब उन अफराद को भी याद किया जा रहा है जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ते लड़ते ज़िंदगी की बाजी हार गए। ये सारी बातें एक तरफ, दूसरी तरफ ये कि हमने अपने हिस्से का हक़ क्या अदा किया। तकरीबन 10 दिन कारोबार चला। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की। SOPs पर अमल दरामद करने का बारहा कहा जाता रहा, लेकिन हमने क्या किया? हमने SOPs को एक जानिब रख दिया और हमने ये सोचा कि शायद ये ज़िंदगी की आखिरी ईद होगी। क्या हुकूमत हमारी मुखालिफ है? क्या हुकूमत हमारी दुश्मन है कि जिसने हमसे ये दुश्मनी दिखाई कि उसने लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया? हुकूमत ने यह देखा कि गरीब भूखा मर रहा है, ताजर बरादरी जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, तो उनको संभाला देने के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया और अपनी आवाम पर यह छोड़ दिया कि आप अगर SOP पर अमल दरामद करेंगे तो हम ये कारोबार मज़ीद कुछ अरसा चलाने देंगे। लेकिन हमने क्या कुछ किया उसकी तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। अब हुकूमत ये सोच रही है कि ईद के बाद लॉकडाउन में नरमी का जो फैसला किया गया उस पर नज़र सानी की जाएगी और लॉकडाउन फिर से सख्त कर दिया जाएगा। इस सारे इशू पर बात करने के लिए वज़ीर सनत पंजाब मियाँ असलम इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ साहब, अब तक के जो फैसले पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए या वफाकी हुकूमत की जानिब से किए गए वो आवाम की भलाई के लिए किए गए। ज़बानी दावों और वादों पर यकीन करके कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी गई। सूरत हाल जो रही आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं, आवाम भी बखूबी वाकिफ़ है। अब ईद के बाद की सूरत हाल क्या होने जा रही है? क्या लॉकडाउन मज़ीद सख्त होगा या फिर कुछ अरसा वेट किया जाएगा और देखा जाएगा कि अगर सूरत हाल बेहतर होती है तो लॉकडाउन में नरमी बरकरार रखी जाएगी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि फेडरल हुकूमत ने या पंजाब की हुकूमत ने जो लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया था वो इस तनात पर किया था कि लोगों के जो माशी मामलात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। दूसरी साइड पर यह था कि अगर हम कारोबार खोलने जा रहे हैं तो तमाम ताजर तंजीमों के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, मुश्किल जितने भी तबके थे, मुख्तलिफ तबके थे, तबकात, उनके साथ मिलकर हमने कुछ चीज़ें तय की कि आप इसके मुताबिक अगर अपनी इंडस्ट्री खोलते हैं या अपना कारोबार खोलते हैं, अपनी मार्केट खोलते हैं, अपना शॉपिंग मॉल खोलते हैं, तो ये आपको हिफाजती तदाबीर जो हुकूमत की तरफ से जारी करना है, आप हमारे साथ हेल्पिंग हैंड होंगे और इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। लेकिन बदकिस्मती के ऐसा नहीं हुआ। मैं सारी जिम्मेदारी की ताजरों पे नहीं डालना चाह रहा, लेकिन इसके साथ साथ हमने भी कोई एज ए पब्लिक हमने कोई बेहतर अंदाज में चीज़ों को टेकअप भी किया और हमने इस वबा को सीरियस लिया नहीं। अगर मैं आपके साथ आज के मैं शेयर करूं जो केसेस आए हैं, तो पंजाब के अंदर 579 नए केसेस आए हैं और केसेस आने के बाद इसकी तादाद जो है वो 20,656 के करीब हो गई है पंजाब के अंदर। और एक मैं और बात आपको बताता चलूं कि ये जो नए केसेस आए हैं 579, ये आम शहरियों से आए हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो पहले हम तबलीगी बात कर रहे थे, हम जायरीन की बात कर रहे थे, हम ओवरसीज लोगों की बात कर रहे थे जो पाकिस्तान में आए, अब उससे हटकर केसेस लोकल ट्रांसमिशन जो है उसके जरिए आना शुरू हो गए हैं कि लोग एक दूसरे के साथ जो मिल रहे हैं और एहतियात नहीं कर रहे, उस एहतियात ना करने की वजह से ये केसेस आने शुरू हो। तो हमने पहले भी ये कहा था कि आप मेहरबानी करके एक हिफाजती तदाबीर जो हैं वो काइंडली आप प्रिवेंशन की तरफ जाएं। इसकी क्योर नहीं है, उसके लिए हमें मास्क पहनना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, हमें अपने रहन सहन का थोड़ा सा कारोबारी थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से जारी करदा वायलेशन भी है और उस वायलेशन की वजह से अब हालात जो हैं वो केसेस दिन ब दिन ज्यादा हो रहे हैं।
अब मैं आपको मजीद बताता चलूं कि लाहौर में 318 केसेज आए हैं, ये जो नए केसेज आए। बहावलपुर से भी केसेज आए हैं, बहावल नगर से भी आए हैं, चकवाल से हैं। तो मियां साहब, इसकी शरह तनासुब है क्या लॉकडाउन गर्मी की और लॉकडाउन में सख्ती? देखिए, गुजारिश ये है कि जहां तक नरमी और सख्ती का ताल्लुक है, क्योंकि अभी एक तो छुट्टियां चल रही थी, उस छुट्टियों की बिना पर अब जो हमारी मीटिंग होगी कोरोना की सब कमेटी जो कैबिनेट की है, उसके अंदर जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो इसकी ट्राजेक्टरी के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद जो भी उनकी तरफ से तजावीज आएंगी उस तजावीज को डेफिनेटली हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ एनसीओसी की मीटिंग के अंदर टेकअप करेंगे और हम फिर जो भी एक बेहतर तरीका होगा उसके मुताबिक दोबारा से नई चीजों के रिवाइज करके सामने आएंगे। तो ये वबा जो है ये हम जो आपाती तदाबीर है उनको नहीं लेंगे तो ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और खुदा ना खास्ता ये बच्चों तक पहुंची तो हमारे लिए फिर इससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत तो दरखास्त की है, हुकूमत तो इंतबाह जारी कर सकती है, एसओपीज पर अमल दरामद करना ये आम फर्द की जिम्मेदारी है। आम फर्द को अपने हिस्से का फर्ज निभाना होगा, तभी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। राना साहब, आप क्या राय रखते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है और अवाम का जो रवैया है? एक तो बात करेंगे एसओपीज पर अमल दरामद की। ईद से पहले के हालात कुछ मुख्तलिफ थे, लोग खरीदारी के लिए निकले तो अवाम का जम्मे गफीर निकला, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ईद के बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है या फिर हमारी अवाम का रवैया वैसा ही रहेगा? देखिए, अवाम का रवैया वैसे ही रहेगा। मुझे सूरत हाल बेहतर होती नज़र इसलिए नहीं आती। हुकूमत ने जो करना था किया, हुकूमत आखिरी हद तक गई, जितना टाइम दे सकते थे। मैंने खुद देखा कि बहुत से हुकूमती अफराद जो है वो मार्केटों में अनाउंसमेंट करते रहे, बहुत से हुकूमती अफराद ने बहुत कुछ किया। मैंने खुद मियां सलीम इकबाल साहब को देखा कि ईद के दूसरे दिन, आज तीसरा दिन, आज भी ये फील्ड में थे, चांद रात को ये फील्ड में। तो हुकूमत यही कर सकती है, इससे आगे नहीं कर सकती। हाली दुकानदार भी कुछ नहीं कर सकते। दुकानदारों ने नहीं किया, चले रश था, अवाम ने तो इंतहाई कर दी ना। मैंने ईद की सुबह नमाज पढ़ के जब वापस आ रहा था तो मैं अपने घर के पास जो बाज़ार था, मैंने देखा कि ईद वाले दिन भी उस बाज़ार में रश था और लोगों को समझ नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे, उनको लेकर फिर रहे हैं, उनके ज़रिए शॉपिंग कर रहे हैं। ईद के दिन जब गर्मी की शिद्दत से बाहर नहीं निकला जाता, तो अब थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत जैसे कम होती है सेकेंड टाइम, तो आप देखें क्या आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह सारा कुछ देखें। हुकूमत अगर पकड़ती है तो फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग हो जाएंगे। हुकूमत क्या इनको पकड़ के हवालात में रखे, थानों में रखे, कहाँ रखे? अगर इनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, तो फिर भी हुकूमत के खिलाफ जाते हैं। देखें, ये एक वाहद काम था जिसमें हुकूमत को फ़ायदा नहीं था, अवाम को फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन अवाम, मेरा ख्याल है, ये फ़ायदा लेना नहीं चाहती और जो सूरत हाल ख़तरनाक तरीन होती जाएगी अगर ऐसा करेंगे। तो ये तो हालात मुझे अच्छाई की तरफ जाते नज़र नहीं आते जब तक लोग खुद फैसला नहीं करेंगे उस वक्त तक। मियाँ साहब, एक सवाल है और लोग जानना चाहते हैं, अक्सर ट्रेडर्स में बात हुई, आम लोगों से बात, लोग ये समझ रहे हैं कि ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होते ही सख्त तरीन कर्फ्यू आप लगाने जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा मामला है? और ये भी कहा जा रहा है कि किसी एक तरफ से आपको रिपोर्ट्स आई हैं कि फौरी तौर पे कर्फ्यू लगा दें। पहले तो मैं आपकी इस बात का जो बात आपने की उसको मैं सेकंड करूंगा। बिल्कुल आपने बड़ी पर्टिनेंट बात की है कि ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अवामुन नास की जिम्मेदारी थी कि वो अपने आप को इस बीमारी से, इस वबा से किस तरह से महफूज रख सकते हैं। हम सारी जिम्मेदारी ताजरों पे भी नहीं डाल रहे, लेकिन क्योंकि अवाम का जो हमने रवैया देखा है उससे मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई है। वैसे मैं बाजारों में गया हूँ, मैंने जाके मिन्नतें की हैं। कोई मेरी बहन ने बच्चा उठाया हुआ है, उसको मास्क भी खुद भी नहीं पहना हुआ, उसने भी पहना हुआ, उन्हें मैं कह रहा हूँ कि उसके वालिद ने बच्चे उठाए हुए हैं या वैसे घर से 5-5 बच्चे लेकर बाहर निकले हुए हैं। तो मैं तो बड़ा इस मामले में मुझे समझ नहीं आई कि इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती चीज तो उसकी औलाद ही होती है, कोई मकान, दुकान या कारोबार तो नहीं होता। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो किस तरह से बच्चों को पकड़ के बाजारों के अंदर किस हौसले के साथ निकले हुए। मैं इसको समझने से कासिर हूँ। दूसरी तरफ देखें, अब अकेले हुकूमत इस वबा के साथ नहीं, अवाम को साथ खड़ा होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं हमारे कारोबारी जिंदगी चले, हमारे मामला चले। हमें इस वबा के साथ रहना भी है, माशी मामला भी ठीक कर रहे हैं और इसके साथ साथ इस बीमारी से, इस वबा से लड़ना भी है। और सर, जो आपने बात करवाई है कर्फ्यू के हवाले से, देखिए सर, हमारी मीटिंग सुनी है, उस मीटिंग के अंदर कल हो जाएगी, कल या परसों इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कल हो जाएगी।
उसके अंदर क्योंकि उसको सीएम सब शेयर करते हैं, उसमें ये सबीना की सब कमेटी है कोरोना के ऊपर, उसके अंदर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो तमाम मामला को दिखाते हैं हमें, इसकी जो ट्राजेक्ट्री है उसके बारे में बात की जाती है कि केसेस कितने ज्यादा हो गए हैं, कितने हमारे के अंदर किस तेजी के साथ फैल रहा है, ये कम हो रहा है, हॉस्पिटल में कितनी गुंजाइश बाकी है, कितने ठीक हो गए हैं, कितने अभी सेहतयाब नहीं हुए, कितने वेंट के ऊपर है, जो हमने आरसी अपने बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, उनके अंदर क्या गुंजाइश रह गई है। उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला करना है कि क्या हमने सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना है या हमने स्मार्ट लॉकडाउन करना है या हमने कर्फ्यू लगाना है। ये तमाम चीजें जो हैं ये उस मीटिंग के बाद डिसाइड होंगी, फिर उसको हम एनसीओसी की मीटिंग के अंदर अपनी सिफारिशात के साथ जाएंगे ताकि तमाम चीजें जो हैं वो एक पेज पे आए और उसको एक जैसा इम्प्लीमेंट करे पूरे। यानी जो भी फैसला होगा अवाम के मफाद में होगा। हुकूमत अवाम दुश्मन नहीं है, हुकूमत नहीं चाहती कि कारोबार बंद हो। अगर कारोबार बंद हो जाए, मईशत का पहिया ही रुक जाए, खजाना ही खाली रहे, तो हुकूमत करेगी क्या? हुकूमत आपकी भलाई के लिए ही फैसले कर रही है। अगर SOPs जारी किए गए हैं तो आपकी भलाई के लिए किए गए हैं ताकि मईशत का पहिया चले, खजाने में कुछ पैसे आए और हुकूमत का कारोबार चल सके, ये निज़ाम चल सके। बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सियासी मंजरनामे के हवाले से। ईद का वक्त खत्म हो रहा है तो अब सियासी ड्रामा भी शुरू होगा, जिसके चर्चे काफी दिनों से चल रहे हैं कि ईद के बाद ड्रामे चलेंगे और इस ड्रामे के मरकजी किरदार कौन होंगे, इस ड्रामे में मरकजी किरदार क्या रोल अदा करेगा, इसी पर बात होगी। इस वक्त जो चहमगोइयां चल रही हैं वो चहमगोइयां ये चल रही हैं, वजीर रेलवे शेख रशीद ने भी ये कहा कि शहबाज शरीफ जेल में जाते दिखाई दे रहे हैं, नवाज शरीफ की वापसी का कोई इरादा नहीं है। इस सियासी मंजरनामे में मजीद क्या अभी तक पेशरफ्त हुई है, इसी पर बात करने के लिए वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, इस वक्त जो सियासी मंजर है, इस मंजर में अभी कुछ दिनों बाद कौन उभर के सामने आएगा और इस सियासी मंजर में 18वीं तरमीम आपको किस जगह पर खड़ी दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मंजरनामा आपके सामने है। रमजान शुगर मिल हो या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो या वो बहुत से केसेस हो, सारे के सारे जो है वो नैब इन्वेस्टिगेशन के बाद पब्लिक के सामने आप दोस्तों के जरिए से, राना अजीम साहब जैसे इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट के जरिए से सारे ही पब्लिक के सामने आ चुके हैं और नजर आ रहा है कि ईद के बाद एक झाड़ू करना है। और वो मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था ना कि कोकदा छपा की जुमेरात आई, ये जरा आगे पीछे देखे हुए शामत आई, ये वाला माहौल है और उसमें सरे फहरिस्त शहबाज शरीफ साहब का नाम नजर भी आ रहा है। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब और उनके बाकी हवारी सुबह उठते बैठते फजूल किस्म की तनसीब करने लगे हुए हैं। आज जनाब शहबाज शरीफ साहब ने वो हस्बे साबिक बयान दाग दिया खान करने के लिए कि टीवी चैनल के अंदर अपनी कवरेज भी रखनी है और कोरोना वायरस के हवाले से समाज के ऊपर उन्हें क्या पता, वो तो अपने आप को दबंग के लाते थे लेकिन मलंग बन के जनाब इस वक्त क्वारंटाइन हुए हैं, कमरे में बंद है, मास्क लगाया हुआ है, कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक ही नारा है कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। ये साहब बहादुर जो है वो कोरोना से डर के एक कमरे में बंद बैठ के बस बयानबाजियां कर रहे हैं और अपनी करप्शन के जो मुस्तकबिल के अंदर जो इकदाम होने लगे हैं इनके खिलाफ, उससे बचने के लिए उनके अपने हवारियों को भी सुबह दोपहर शाम जनाब वो ड्यूटी लगाई हुई है कि वो बयान दागते रहे। लेकिन हालात नजर ये आ रहे हैं कि मौसूफ जो है वो कानून के शिकंजे में आएंगे इंशाल्लाह। तो चौहान साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई इकदाम किए जा रहे हैं या फिर इस समर का फैसला इस पे छोड़ दिया गया, खुद आ गए तो बिस्मिल्लाह, ना आए तो खैर सल्ला? देखिए, नवाज शरीफ साहब के हवाले से प्रोसेस तो एक स्टार्ट पर कोई इश्तिहारी करार देने का, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर कानून है, अदालतें हैं, आइन है और कानून के तकाजों के मुताबिक तो उनको इस वक्त तक वापस आ जाना चाहिए था या उनके डॉक्टर्स को, जो ऑफिशियल डॉक्टर्स हों लंदन के अंदर, उनकी रिपोर्ट्स रेगुलर आनी चाहिए थी और उन रिपोर्ट्स की रोशनी में अगर तो वाकईतन जेन्युइन बीमार हैं तो उन रिपोर्ट्स की रोशनी में आगे उनको कोई मजीद एक्सटेंशन मिलने का जनाब एक बाकायदा डिसीजन हुआ था। तो यहाँ पे तो कोई भी हालात नहीं है, ना कोई रिपोर्टें आ रही हैं, ना उनका कोई पता है। तो जहां तक मेरी इत्तला है कि अभी एक प्रोसेस जारी तो है इनके इश्तिहारी करार देने का। जब वो इश्तिहारी करार पाएंगे
तो फिर उसके बाद तो लीगल कोड एंड फॉर्मेलिटी शुरू होंगी। चौहान साहब एक चीज़ बताइएगा ज़रा कि मियाँ शरीफ के जो मीडिया सोशल मीडिया सेल के हेड थे उनको भी आज कोरोना हो गया और उन्होंने ईद की नमाज़ मियाँ शहबाज शरीफ के साथ अदा की। मियाँ शहबाज शरीफ के साथ जब ईद की नमाज़ वो अदा करते हैं, उनको कोरोना हो गया तो फ़र्ज़ है हुकूमत का कि वो फौरी तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ के भी टेस्ट करें, क्योंकि एक घर में अगर एक शख्स को या एक दफ्तर में कोरोना होता है तो तमाम लोगों के टेस्ट किए जाते हैं। तो क्या आप मियाँ शहबाज शरीफ के टेस्ट के लिए कोई टीम भेजेंगे कोरोना टेस्ट के लिए? पहली बात तो यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का खुद एक इखलाकी कानूनी फर्ज बनता है कि अगर उनका राइट हैंड जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हुआ है तो वो अपना टेस्ट फौरी तौर पे करवाएं, ठीक है ना जी, और पब्लिक के सामने लेकर आए। इतने बड़े जनाब कानून और आइन के अलमबरदार बनते हैं। और आज भी सुबह इन्होंने जो बयान दावा है हजरत प्रोफेसर जनाब बराए अमूर कोरोना वायरस के तौर पे अपने आप को जनाब डॉक्टर और प्रोफेसर के तौर पे प्रेजेंट करते हुए, तो जनाब मेरी डॉक्टर और प्रोफेसर शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि तो बड़े फर्ज बन रहा है कि जनाब सबसे पहले अपना टेस्ट कराओ। जब आपका राइट हैंड जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो गया, जो हर वक्त आपके साथ होता था, वो ये नहीं कराएंगे, ड्रामेबाजियां करेंगे। ये कोरोना वायरस का शिकार भी होंगे और ये रोना वायरस का शिकार सबसे ज्यादा हुए हैं, ठीक है ना जी। कोरोना वायरस के हवाले से तो इनका कोई इकदाम आपको नजर नहीं आया। मुझे बताए ना 3 महीने राना अजीम साहब गुजर गए हैं, ये वापस आए हैं। इन वापस आके मुझे कोई एक एक्टिविटी बता दें कायदे हज़्ब इख्तिलाफ की। मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ, मैं तो ये बात रिपीट कर करके थक गया हूँ कि कायदे हज़्ब इख्तिलाफ पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर वजीर आज़म के बाद दूसरे नंबर का अहम सरकारी ओहदा होता है। पूरे मुल्क और माशरे को वजीर आज़म के बाद दूसरे नंबर पर रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये आज एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी कि पूरी पाकिस्तान कोरोना और उसके बाद डडी का हमला है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो सैर कर रहे हैं, वो अपनी मसरूफियत को छोड़कर ईद मना रहे हैं। इमरान खान साहब ने 2 साल के बाद 2 दिन वो भी ईद के वो नथिया गली में गुजार लिए। तो ये जो नारोवाल के अरस्तू और काला काचा के सुकरात जनाब हजरत अल्लामा प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब के पेट में मरोड़ उठ गए। इनसे पूछो पिछले 2.5 महीने से इनका कायदे हज़्ब इख्तिलाफ वो जनाब मलंग बन के जनाब दुनिया से दिल तंग करके कमरे के अंदर बंद बैठा हुआ है, उस पर इनको कोई बोलने की जरूरत हुई? तब डूब मर जाना चाहिए एहसन इकबाल साहब को। ये 2 दिन ईद के जना अगर उन्होंने वहां बैठ के भी जो है वो KPK और पंजाब के हवाले से उन्होंने अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी रखी है, लेकिन जरा बताए ना ये 2.5 महीने से जो क्वारंटाइन होकर आइसोलेशन का शहबाज शरीफ साहब, उनके हवाले से हजरत अल्लामा साहब काला काचा के सुकरात क्या फरमाते हैं, ये भी पूछ लें इनसे। क्या मुस्लिम लीग नून के कुछ परिंदे आपके पास आ गए हैं? जनाब वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर कम से कम 50 मेंबर 50 वफाक में और 50 सूबे में आपके पास 50 के करीब मेंबर पंजाब असम्बली के अंदर हैं कि जो मुतनफ़र हुए हैं बेगम सफदर अवान की सियासत से और शहबाज शरीफ साहब की बुज़दिली से। वो बुज़दिली से शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज के, खुसूसन शहबाज शरीफ साहब की बुज़दिली से, मैंने उनको कहा ना बुज़दिल आला, ये हकीकत में बता रहा हूँ। ये मुझे नून लीग के एक MPA ने ये लफ्ज दिया था, ये भी सुन लें। नून लीग के एक MPA ने मुझे मेरे से गुफ्तगू करते हुए ये लफ्ज बुज़दिल आला शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा था, तो मैंने उसको आगे इंट्रोड्यूस करवाया पिछले 1-1.5 महीने से। और बेगम सफदर अवान साहिबा के हवाले से तो वैसे ही सारे मुतनफ़र हैं कि उन्होंने बनी बनाई नून लीग की सारी सियासत और अपने खानदान की और नवाज शरीफ साहब की सियासत का जनाब सत्यानाश कर दिया, तो सारे मुतनफ़र हैं मुझे। यानी सबके सब मुतनफ़र हैं। कहानी कौन सा रुख इख्तियार करती है आने वाले दिनों में ही ये वाज़ेह हो पाएगा। आपके मुताबिक 50-50 अभी लोग हैं, 50 वफाक में और 50 पंजाब में जो मुतनफ़र हो चुके हैं। अब वो क्या किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं या फिर अलहदा से अपना कोई ग्रुप बना लेते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, लद्दाख में चीन की सरहद के साथ वाले इलाके में भारतीय फोर्सेस ने पेशकदमी करना चाही तो चीन ने भरपूर जवाब दिया। वो भारत जो मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर या निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और सितम ढाता रहा, वो चीन के सामने भीगी बिल्ली बन गया।
चीन ने न सिर्फ करारा जवाब दिया बल्कि पेट्रोलिंग पर तैनात भारतीय फौजियों को भी गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौजियों ने इस हर्जा सराई पर उनकी रिहाई की दरखास्त दी, जिसे बाद में चीन ने रिहा कर दिया। अब ये पूरा मामला ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। वो भारत जिसने अपने अंदर यानी अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों पर या मजहबी अकलियती बरादरी पर जुल्म रवा रखे, उसने पता नहीं कौन कौन से महाज खोल रखे हैं और हर महाज से उसे पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करने के लिए दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तानी सफीर बराए यूक्रेन जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। अमजद शुएब साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त भारत को अगर देखा जाए तो एक जानिब उसने महाज खोल रखा है मकबूजा कश्मीर में, दूसरी जानिब उसे अंदरूनी बगावत का भी सामना है। उधर पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की बारहा खिलाफ वर्जी भी की जाती है और अब चीन के साथ इस वक्त महाज आराई शुरू करने का मंसूबा भारत के गले का क्या तौक बन जाएगा और आने वाले दिनों में भारत को किस किस महाज पर पसपाई का सामना करना पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको थोड़ा सा पीछे आप ले जाइए। जब पिछले साल इन्होंने आर्टिकल 370 खत्म किया और फिर उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया कश्मीर को, उसमें यह लद्दाख का हिस्सा शामिल था और ये तनाज़ा है चाइना के साथ भी और इन एनी केस कश्मीर का तनाज़ा तो हमारे साथ है ही। लिहाजा यहाँ पे चाइना ने भी एतराज किया था और पाकिस्तान ने भी एतराज किया कि ये आपने एक तरफा कदम उठा लिया, लेकिन भारत ने एक खुदसरी का मुजाहरा किया और बजाय इसके कि बातचीत करते उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी और इनको जो हमारे एतराज़ात थे उनको मुस्तरद कर दिया। अब उसके बाद हालात तो नॉर्मल रहे, लेकिन इन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकली भारत ने वहां पे अपने सड़कें और पुल वगैरह बनाने शुरू कर दिए, जिसको चाइना को ये नजर आया कि ये वाकई अपने कब्जे को एक मुस्तकिल शक्ल देना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन की करारदाद मौजूद है, लेकिन कोई दुनिया में और कोई बोला नहीं और भारत को मौका मिल गया कि वो एक तरफा कदम उठा के मुतमईन कर दे अपने लोगों को और बाहर की दुनिया भी चुप है। लिहाजा ये मामला शायद इतना ना उठता अगर भारत बार बार सीपैक के बारे में यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में अपनी सॉवरेनिटी का रोना बार बार ना रोता। चाइना ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, सीपैक उसका एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है और आप उसके बारे में बार बार कहते हैं, कभी कहते हैं कि जनाब ये सीपैक नहीं बन सकता यहाँ पे, फिर आपने पिछले दिनों देखा कि दावर भाषा डैम के ऊपर इन्होंने इतराज कर दिया। तो लाजमन चाइना में भी इस चीज के ऊपर एक तशवीश हुई होगी कि ये इलाका जो हकीकतन चाइना का है या पाकिस्तान का भी है, इसमें इलाका उस पर एक तो एक तरफा कब्जा करके भारत बैठा हुआ, दूसरा उस पर उनकी सीनाजोरी ये है कि इस चोरी के बाद वो आगे मजीद आंखें अपनी नजरें लगा के बैठे हुए हैं किसी और इलाके पे। तो मेरा ख्याल है कि एक प्लान के तहत चाइना ने मूव इन किया और अब वो गलवान वैली जो कि गलवान दरिया के साथ आती है, दरिया गलवान के साथ साथ, उसमें रास्ता गलवान दरिया के साथ साथ ही रास्ता है जो इस पूरे इलाके में जाने के लिए मिलता है। उन्होंने गलवान वैली में आके इस दरिया की एक्सेस को कब्जा कर लिया और वो कोई 3-4 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं उस इलाके में जहां भारत अपने सड़कें वड़कें बनाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ उन्होंने सिक्किम की तरफ भी कुछ इलाके पे कब्जा किया और सिक्किम का वो इलाका जहां पे भूटान और भारत और चाइना की सरहदें तकरीबन मिलती हैं उस इलाके में, वहां पे ये एक तनाजा खड़ा हुआ था डोकलम का भी और उसके बाद अब ये चाइना ने वहां पे आके कुछ इलाके को कब्जा किया है और वो इलाका दर हकीकत है भूटान का, या भूटान का क्लेम उसमें हो सकता है, भारत का ताल्लुक नहीं, लेकिन भारत भूटान की आड़ में उसके अंदर टांग अड़ाता रहा है। तो मेरा अपना अंदाजा है कि चाइना ने एक बड़े सोचे समझे प्लान के तहत अपने आइंदा के मकासद को महफूज करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है और भारत के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वहां से उनको निकाल सके। यूनाइटेड नेशन में जा नहीं सकते क्योंकि यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद थी जिनको उन्होंने खुद पामाल किया और अब अगर जाएंगे तो वो बड़ा अच्छा मौका होगा चाइना के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, कि तनाजा खुद ब खुद खुल जाएगा वहां पे और भारत को फिर उन करारदादों का सामना करना पड़ेगा जो पहले की मौजूद है कश्मीर के बारे में। और अगर वो उधर नहीं जाते, जो कि उनको अंदाजा है कि वहां जाके उनके लिए मुश्किलात होंगी, तो ताकत से निकालना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा चाइनीज को, क्योंकि चाइनीज ने हमारी इत्तला के मुताबिक वो उनके अफवाज जो आगे हैं वो तो ठीक है कि मुसल्ला नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना असला, अपनी गन्स वगैरह पीछे तैयार रखी हुई है ताकि अगर सूरत हाल खराब हो तो वो फौरी तौर पे
उसको रीइंफोर्स कर सकें। तो इन हालात में भारत के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो चाइना को यहां से निकाल सके। दूसरी तरफ ये है कि अगर वो निकाल नहीं सकता तो फिर अपने लोगों को मुतमईन कैसे करे। 1 महीने से सांप सूंघा हुआ है, पाकिस्तान का रोज जिक्र कर देते हैं उनके मुख्तलिफ चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ के जी हम तैयार हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो शायद वो बॉलीवुड की फिल्मों की वजह से उनके ज़हन में ये बैठ गया कि घुस के मारेंगे, लेकिन आज सूरत हाल वो नहीं है, मगर वो अपने लोगों को खुश करने के लिए ये कहते रहते हैं। अब चाइना के बारे में वो बात नहीं कर रहे और लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया है, लिहाजा उसकी बजाय वो आगे से पाकिस्तान का किस्सा खोल के बैठ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है चंद दिन की बात है, उसके बाद इनको सच की तरफ आना होगा, क्योंकि अवाम नहीं तो कम से कम ऑपोजिशन जो है वो उठ खड़ी होगी और उनके अंदर तशवीश होगी कि जी चाइना ने जो कुछ किया उसके बारे में भारत कर क्या रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि भारत के पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस हैं इस मामले में कुछ करने की, लिहाजा भारत के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन चाइना ने बना के रख दी है। दरहकीकत मैं ऐसे यूं कहूंगा कि जो जाल भारत ने बिछाया था वो उसमें खुद फंस चुका है और उसके लिए अब इस जाल से निकलना मुश्किल होगा। जमशेद शुएब साहब आपसे मजीद बात करते हैं। जाहिद मुबशर साहब, सुनने में ये आ रहा था कि भारत ईद के दिन पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहा था और इसकी इतला बाकायदा पाकिस्तान को भी मिल चुकी थी, इसलिए हमारे आर्मी चीफ साहब जो है ईद के रोज़ कंट्रोल लाइन पे भी गए और इसकी इतला जो है चाइना के पास भी मौजूद थी, चूँकि चाइना समझता था कि भारत सी पैक को सबोताज करना चाहता है। आप किस मामले में क्या कहें, क्या वाकई ये हकीकत है, कोई ऐसी प्लानिंग हो रही थी, कोई ऐसी इतलात थी? मैं नहीं समझता जी कि कोई इनका ऐसा प्लान था, कोई फुल फ्लैज वॉर का या ऑपरेशन का। बाकी ये छोटे मोटे तो आपको पता है फायर करते रहते हैं और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते रहते हैं, वो तो इनसे तवक्को भी रखनी चाहिए और वो ये कर भी सकते थे। लेकिन अब वाकई ये जो अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस गए हैं, जैसे जनरल साहब ने कहा, और अभी वो जो आप बोते हैं वो आपको काटना पड़ता है। पहले इन्होंने कश्मीर में किया, यकतरफा तौर पे इन्होंने अपने आइन में तब्दीली कर दी, कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। अब वो चाइना के साथ भी, ये चाइना तो अलार्म्ड है क्योंकि लद्दाख का इलाका उसके साथ मिलता है और उसमें भी इन्होंने यही किया है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां कुछ नहीं किया था। लेकिन जब इन्होंने प्रैक्टिकली ये करना शुरू किया और इन्होंने पेट्रोलिंग पहले इन्होंने शुरू की है, इन्होंने जरा अपनी एग्रेसिव पेट्रोलिंग जब की है तो चाइना अलार्म हुआ है तो उन्होंने अपने ट्रुप्स वहां भेज दिए। अब तो वो जो मुतनाज़ इलाका था वो प्रैक्टिकली तो चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इनको अब पता नहीं चल रहा कि इनको क्या रिएक्ट करना चाहिए। ना तो इनकी फौज के बयान इस पे वाजे हैं, ना सियासी क़यादत के बयान वाजे हैं, और जो इनके जो पुराने लोग हैं, जो इनके रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने काफी शोर मचाया है, वो इसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं और वो कहते हैं कि जो इनके दरमियान स्टैंड ऑफ 73 में जो पहले आखिरी हुआ था 2017 में इस इलाके में दोकलान वैली में, दोकलान ट्राई जंक्शन में, उसके बाद ये पहली दफा हुआ है और सब जो उनके रिटायर्ड लोग हैं और जो उनके इम्पार्शियल जो मुबस्सिर हैं वो कह रहे हैं कि ये उससे बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि चाइना इसको बहुत सीरियसली ले रहा है और इंडिया को सीरियसली डेफिनेटली लेना पड़ेगा, लेकिन इंडिया के पास अब कोई रास्ता नहीं है। अब वो जो उन्होंने बोया है उनको काटना पड़ेगा और पाकिस्तान को इससे इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप देखेंगे अब चाइना और पाकिस्तान पहले भी दोस्त, बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन अब तो चाइना का अपना मसला शुरू हो गया है, इसलिए ये दोनों इकट्ठे जब खड़े होंगे तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन जो है वो इंडिया के लिए बनती जा रही है। जाहिद मुबशर शेख साहब साथ ही रहेगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त भारत ने एक और दावा किया है। भारत ने यह दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी जासूस कबूतर को पकड़ लिया है। यह दावा पहली बार सामने नहीं आया, माजी में भी ऐसे दावे होते रहे कि जो कबूतर पाकिस्तानी सरहदों से भारत के हुदूद में दाखिल होते थे उन्हें पकड़ लिया जाता था और इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए भारत में दाखिल हुए हैं। ये पाकिस्तान के जासूस हैं जिन्हें हमने गिरफ्तार कर लिया और इनसे तफ्तीश भी की जाएगी। ना सिर्फ कबूतर बल्कि सेब की जो पेटी भी भारत में पहुंचती थी उसको भी ग्रेनेड बम से तशबीह दी जाती थी। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। जनरल साहब, अमजद शेख साहब, हमारे पास कबूतर जासूस हैं कितने? ये जासूस कबूतर इतने तादाद में हैं कि ये आए रोज भारत इसे पकड़ भी लेता है, इल्जामात भी लगाए जाते हैं और ये इतने मासूम कबूतर हैं कि तफ्तीश में मुआवनकार भी साबित हो जाते हैं। देखिए, इसमें दो अवामिल ज़हन में रखिए। एक तो बड़ी सीधी सी बात है कि एक बेवकूफ़ कौम मौजूद है जो इस तरह के नारे सुन के खुश होती है और इस तरह की बातें कबूल करती है
और चूंकि एक ऐसा आदमी वहां पे वजीर आजम बन चुका है जो टेररिस्ट भी है और आरएसएस का ट्रेंड आदमी है, उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं। अपनी कौम के लिए जो वादे किए थे वो कोई भी पूरा नहीं हुआ। इकोनॉमी उनकी खासे बुरे हाल में और मजीद बुरे हाल में जा रही है। इन हालात में वो कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ते हैं, झूठ बड़ा बोलते हैं। अब ये जो कबूतर वाला किस्सा है, कहीं दुनिया में आज के दौर में कोई और कौम कबूल करेगी? भारत में तो किसी ने एहतजाज नहीं किया अपनी हुकूमत के खिलाफ के जनाब ये आप हमें क्या कबूतर दिखा रहे हैं। ये तो मत मारी हुई इस कौम की, इन्होंने झूठ बोल, ये हकीकत नहीं है, इनकी नफ्सियात को समझ गए इनके हुक्मरान कि जनाब ये हिंदू मेजॉरिटी जो है वो हर वक्त कोई ना कोई पाकिस्तान के खिलाफ किस्सा सुनना चाहती है। और अगर हम ये कहें कि हमने जासूस पकड़ लिया, अगर हम ये कहें कि हमने पाकिस्तान को मजा चखा दिया, अगर हम ये कहें कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो ये इतने बेवकूफ हैं कि ये उस जोश में आके आपको वोट भी देंगे, अपने दुख भूल जाएंगे। आपने जो लूटमार की है, जो जैसे करेंसी इन्होंने खत्म की थी, उसको डिमोनेटाइज किया था, वो सब भूल गई कौम, सिर्फ इस दुश्मनी में जो कि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक तमाशा खड़ा किया हुआ था। लिहाजा ये इनको भी सूट करता है, उनकी कौम को भी जो राग वो सुनना चाहते हैं, उनके कान सुनना चाहते हैं, वो उनको मिल जाता है। अब ये कबूतर वाली बात दुनिया में कहीं और काबिल कबूल है? एक कौम की अकल पे इंसान को सवाए इसके कि वो सर पीट बैठे कि जनाब है क्या ये, वो वहां पे बात ये भी चल जाती है उनकी। तो ये वो दुख है कि आपने अपनी कौम से कहा कि जनाब हमने बालाकोट पे हमला किया, 300 लोग मार दिए, किसी ने चैलेंज ही नहीं किया, पूछा ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया बताता रहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोदी साहब हारा हुआ इलेक्शन जीत गए। आपने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक का नामो निशान कहीं नहीं है, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कौम ने आंखें बंद करके ईमान ले आई, वो मान गए क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ था जनाब। आपने वो बात की और वो उनकी भारतीय फिल्मों ने एक ऐसी ज़हनियत उनकी बना दी हुई है कि वो उसी एक ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहते हैं। जो आज उनके ज़हन में एक जो उन्होंने एक तस्वर रखा हुआ है वो 1971 की जंग का है, जो कि बिल्कुल एक मुख्तलिफ माहौल था, मुख्तलिफ बात थी। आप 1200 मील दूर एक इलाके में जंग लड़ रहे थे जहां आपकी फौज बड़ी थोड़ी थी और वो इलाका कटा हुआ था, आप रीइंफोर्स नहीं कर सकते थे। लेकिन ये उसी माइंडसेट में आज भी जिंदा है। अभी इनके साथ 27 फरवरी को जो हाथ हुआ वो मौजूद है, उससे सबक सीखना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय ये अभी तक कभी उन्हीं ख्वाबो ख्याल में फिर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है, इनको हकायक का सामना करना होगा। बिल्कुल, ये कबूतर वगैरह से बात बनेगी नहीं, ना ही ये कोई फाख्ता आएगी ना कबूतर आएगा, बिलाखिर इनको हकायक का सामना करना होगा। बिल्कुल इसी तरह वही है जो लद्दाख, मशरकी लद्दाख में चाइना ने इनके सामने रख दिया है, हकायक वो है और वो इनको बिल्कुल फेस करने हैं। बिल्कुल सर। जाहिद मुबशर शेख साहब, भारत जो है अंदरूनी बगावत का भारत को सामना है, बैरूनी सतह पर उनको खतरात है, तो क्या ये मोदी पागल हो गया है? किन हालात में जब उसके मुल्क के अंदर जो है वो बगावत फूट पड़ी है, जब उसके फौजी जो है आला अफसरान के खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर बयान दे रहे हैं, तो इस वक्त में ये मोदी क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है जी कि मोदी शायद वो रियलाइज भी करता हो, लेकिन वो इस रास्ते पे इतना आगे जा चुका है कि इस पे उसके लिए वापस आना बहुत मुश्किल है। अभी देखें, जैसे जनरल साहब ने कहा कि बहुत बेवकूफ कौम है उनके भी, लेकिन यहाँ इस कौम में बहुत सेंसेबल लोग भी मौजूद हैं। अभी आप देखें कि दिल्ली के इलेक्शन में जिस तरह इनको शिकस्त हुई है मोदी की पार्टी को, वो तो एक मैं समझता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड है। तो बात और जो उनका सीनियर एलिमेंट है इंडिया का, वो चीजें वो हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो है इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया को इनकी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने और इस पार्टी ने कुछ ऐसा हाईजैक किया है, कुछ ऐसा उनको डरा दिया है कि वो एक लफ्ज भी इसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और मीडिया एक ऐसी ताकत है जो राय अम्मा हमवार करती है, तो अभी राय अम्मा जो है वो मीडिया के साथ चलती है। और अगर आप इनका मीडिया सुने तो मेरा ख्याल है कि वो तो सबसे ज्यादा पागल है। और जो कौम ये कह सकती है कि गाय का पेशाब ही हर बीमारी का इलाज है और गाय का जो गोबर है अगर उसको अपने ऊपर लीप ले तो फिर आपके ऊपर रेडिएशंस भी असर नहीं करेंगी। और जो कहें जी कबूतर पाकिस्तान से आ रहे हैं और पाकिस्तान जा रहे हैं पैगामात लेकर और ये फौजी कबूतर हैं, ये ऐसी चीजें जो बेची जा रही हैं वो बुनियादी तौर पे इनका मीडिया है।
तो इनका मीडिया जो है वो टोटली जो है वो मेरा ख्याल है इनके कंट्रोल में है, उनके बस में नहीं है। वो इसके खिलाफ जो बात करेगा वो उसको मार देते हैं। पाकिस्तान में जो मीडिया की हालत है, मेरा ख्याल है हमें इंडिया में जो हालत है, हमें पाकिस्तान में शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान में तो एक आजाद मीडिया है। आप देखें कि कोई गवर्नमेंट कदम उठाती है तो मीडिया उसको बड़ा क्रिटिकली एनालाइज करता है और कई गलतियां होती हैं वो दुरुस्त कर ली जाती हैं, लेकिन जब मीडिया बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हो जाए और जो चीज गवर्नमेंट के है वही आवाम में फरोख्त करना शुरू कर दे, तो वो हकीकतन अपने मुल्क की जो कश्ती है उसमें भट्टे डाल रहे हैं, वो अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। और ये मोदी जो है वो अपने मुल्क को तबाह किए बगैर रुकेगा नहीं। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब और जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे भारतीय फौज की, जिसके जूनियर अफसरान अपने सीनियर अफसरान के खिलाफ फट पड़े हैं, क्योंकि सीनियर अफसरान जूनियर अफसरान से कुछ मुतालिबात करते हैं। वो तज़हीक आमेज़ भी हैं और अफसोसनाक भी। मुतालिबात है क्या, इसी पर एक वीडियो है, पहले वो देखते हैं। फैमिली वेलफेयर सेंटर में ये जवानों को बुलाते हैं बाय ऑर्डर, जवानों की मेन साहबों को बुलाते हैं। जवानों की मैडम अगर नहीं आई तो उनको धमकी दे दी जाती है, आपके हस्बैंड को हम बोरी बिस्तरा गोल करवा देंगे। उसको फैमिली वेलफेयर सेंटर में स्ट्रेस किया जाता है, क्योंकि इनकी मेन साहब लोगों को भी कमांड करनी है। लेकिन हम बोलेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इनकी मेन साहबों की जो दादागिरी सेना में चल रही है अफसरों की, इन अफसरों ने अपनी मेन साहब लोगों को आगे कर रखा है। कहीं भी अगर कोई वीआईपी अफसर आता है तो जूनियर अफसर अपनी मेन साहब को वहाँ रिसेप्शन में भेज देंगे। इस प्रकार से इन लोगों ने अपनी एक यूनिटी बना रखी है। सीनियर अफसर से जूनियर अफसर तक सब एक हैं, ये मिले हुए हैं। इन्होंने सेना के अंदर फैमिलीवाद फैला रखा, परिवारवाद फैला रखा है। सेना में, सेना की कार्रवाई में इनके परिवार का कोई भागीदारी होनी नहीं चाहिए। इनके परिवार का क्या मतलब है सेना में? इनके परिवार, इनके बच्चे, इनकी फैमिलियां, इनकी मेन साहब लोग यहाँ कमांड कर रही हैं। यहाँ वो बोलेंगे वो होगा। इन्होंने अपनी घर की खेती समझ रखा है फौज को। इनकी अब इस पे क्या कहा जा सकता है, कहने को कुछ अल्फाज नहीं। राना साहब, ये जो रवैया है सीनियर अफसरान का जूनियर अफसरान से, और एक जानिब अंदरूनी मुदाखलत का सामना है, अंदरूनी बगावत नहीं अभी कुछ ली जा सकी, दूसरी जानिब अगर फ़ौज के ये कारकुनान या ये ज़िम्मेदारान या ये फ़ौजी अगर ये बगावत कर डालेंगे तो भारत का मुस्तकबिल क्या होगा? देखें यार सर, बगावत कर डालेंगे नहीं, बगावत हो चुकी है। अगर आप ज़रा गौर करें तो कुछ अर्सा पहले क्या हुआ, कुछ अर्सा पहले बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि इन लोगों ने, ये जो फ़ौजी हैं, पहले फ़ौज के अंदर कोरोना के मामले में फड्डा हुआ, फिर फ़ौज के अंदर जो निचली ज़ात के हिंदू थे उनके साथ जो सलूक किया गया, जब उनकी लाशें शॉपर बैग में या आम डब्बों में और अफसरान की लाशें जो थी वो ताबूत में, तो उस पर फटा शुरू हो गया। उसके बाद इन्होंने आम सिपाहियों को आगे चौकियों पे भेजना शुरू कर दिया, आगे निशाना मौत का बनने के लिए भेजना शुरू कर दिया, उस पर फटा शुरू हो गया। अब तो इंतहा हो गई। अब ये अल्फाज किसी एक फ़ौजी के नहीं हैं, बल्कि भारतीय फ़ौज के हर सिपाही के ये अल्फाज हैं, हर फौजी के अल्फाज हैं। यहाँ पे तो हमने बहुत सी चीज़ें एडिट करके दिखाई हैं ना। इसमें तो एक जगह वो ये भी कहता है कि वो हमारी अगर किसी की बेगम खूबसूरत है तो बड़े अफसर जो हैं वो उस पर बुरी नज़र रखते हैं। आगे आप समझ सकते हैं। तो जहाँ पर भारतीय फ़ौज के अंदर एक सीनियर अफसर और एक जूनियर जो फ़ौजी है जिसने असल मैदान में जाके लड़ना है, जब वो इतने बज़न हों, जब उनके अंदर ये नफ़रत पैदा हो रही हो कि उनके फ़ौजी अफसरान क्या कर रहे हैं, उनकी बेगमात उनके साथ क्या कर रही हैं, उनके बच्चे उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें, एक तो वैसे ही बुज़दिल कौम है, उसके बाद उनके अंदर ये फूट पड़ गई। फूट पड़ने के बाद बाकायदा अब वहाँ पर आलम यह है कि गाली गलूच और लड़ाई झगड़े तक शुरू हैं। अगर एक फ़ौजी, देखें पाकिस्तान की फ़ौज में डिसिप्लिन है, यहाँ पर हमारे आर्मी चीफ जो है वो मोर्चों पर जाकर अपने फ़ौजियों के साथ खड़े होते हैं, ईद की नमाज वहाँ पढ़ते हैं, खाना उनके साथ खाते हैं, उस जगह पर जाके ईद की नमाज अदा करते हैं जहाँ पर सीधी गोली आ सकती है, जहाँ पर बम भाकर गिर सकता है, लेकिन वो साबित करते हैं कि मैं एक फ़ौजी हूँ और आर्मी चीफ होने के बावजूद अपने फ़ौजियों के साथ खड़ा हूँगा। ये पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर है। भारतीय फ़ौज में क्या हुआ है आपने सुन लिया, किस तरह वो कह रहे हैं कि उनकी वो हमें मजबूर करते हैं कि हमारी अपनी बेगमात को लेकर आओ, अपनी मेम्स यानी अपनी बीवी को लेकर आओ, और फिर उनसे काम भी करवाते हैं, उनकी बेगमात काम भी करवाती हैं, और जिसकी बीवी अच्छी लगती है तो फिर वो जो कर सकते हैं अल्लाह माफ़ करे, ये हो रहा है। और भारतीय फ़ौज में यासर बगावत शुरू हो गई हुई है।
कुछ पल्ले नहीं है उनके। आपने देखा नहीं क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ है लद्दाख में, आपको नहीं नज़र आ रहा लद्दाख में उनके साथ क्या हुआ है कि फ़ौजी जलील होके वहाँ से भाग गए हैं, जलील होके। वो भारतीय फ़ौज जो दुनिया की ताकतवर फ़ौज होने का दावा करती है, हमसे भी मार खाती है, चाइना से भी मार खाती है, आप अपने फ़ौजियों से भी खुद ही ये मार खाएंगे। इनका तो जिसे कहते हैं दूसरे अल्फाज में, जब से ये मोदी आया है तो इनका तो बिल्कुल सत्यानाश शुरू हो गया हुआ है। यानी आम आवाम भी फौज से वहाँ पर बदजन हो चुकी है। पिछले दिनों जब ये शहरियत तरमीमी एक्ट कवानीन के हवाले से वो चल रहे थे, एहतजाज चल रहे थे, तो उस दौरान भी जब फौज की एक बटालियन आके वहाँ पर तैनात हुई उस एहतजाज को रोकने के लिए, तो लोगों ने गालियाँ निकाली। बिल्कुल गालियाँ निकाली। आपने देखा नहीं कि फ़ौज किस तरह भागी है। एक महीने मैं फुटेज देख रहा था कि भारत में खौफ की ये अलामत है, बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, कि छोटे बच्चों ने ना, आपको पता है ईद पे वो पिस्टल वगैरह और खिलौने जो हैं वो पकड़े हुए हैं, तो भारतीय फ़ौज गुजरी है तो वो फायरिंग कर रहे हैं उस पर। तो भारतीय फ़ौज ने तेज़ गाड़ियाँ भगा दी और अगले दिन उनके तमाम बुलेटिन में था कि जी ये देखे ये क्या हो रहा है, ये कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। बुज़दिल फ़ौज है, मासूम बच्चों से डरती है, बुज़दिल फ़ौज है, उनके अंदर लड़ाई है। अगर वो किसी एहतजाज को रोकने जाते हैं तो वहाँ पर अवाम उनको गालियाँ निकालती है। फिर हमने आप इसी चैनल, अपने चैनल पे फुटेज दिखाई थी कि किस तरह हत्ते कश्मीरियों के हाथों फ़ौजी भाग रहे थे। आपने देखा नहीं पिछले दिनों जब इन्होंने बुरहान वानी के जगह जो हमारे शहीद जो बैठे थे कमांडर, उनको जब शहीद किया, तो उसके बाद जो हंगामे वहाँ फूटे हैं जो आज के दिन तक हैं, तो इनकी फ़ौजियों की गाड़ियों पे कब्ज़ा किया है हत्ते कश्मीरियों ने, बिल्कुल नहते कश्मीरियों ने, जिनके पास कोई असला नहीं था। तो ये एहतजाज पे जाएँ लोग इन्हें गालियाँ निकालती हैं, ये किसी जगह चले जाए इन्हें गालियाँ निकालते हैं। ये आवाम तो इनको गालियाँ निकालती थी, अब सबसे बड़ा जो चीज़ होगी है इनकी फ़ौज के अंदर निचले दलत जो निचली ज़ात के हिंदू थे वो गालियाँ निकाल रहे हैं। हम आम फौजी जो है वो कह रहे हैं कि हमारी बीवियों के साथ ये बुरी नज़र रखते हैं और हमारी बीवियों के साथ ये क्या करना चाहते हैं। यानी एक महाज पे आप कामयाबी हासिल ना कर सके, बहुत से महाज खोल लें तो फिर अपने ही लोग बगावत का इजहार करने लगते हैं। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। राणा साहब, आज मुखबर की खबर क्या है? बिल्कुल यासर, आज जो मुखबर की खबर है वो बड़ी अहम है, क्योंकि ईद का आज आखिरी दिन है, ईद गुजर रही है और जितनी खुशियाँ मनानी थी लोगों ने मना ली। मुखबर की खबर यह है कि आने वाले एक हफ़्ते में ज़्यादा से ज़्यादा, जब ये ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी ना, सरकारी छुट्टियाँ, उसके बाद एक से मैक्सिमम एक हफ़्ते के अंदर अंदर 2 सूबों से और एक वफाक से चंद वज़रा की फ़रागत होने लगी है। कारकर्दगी की बुनियाद पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर, और वो जो बाहर इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे, अच्छा, वो जो गलत इंफॉर्मेशन चाहते थे, कुछ पार्टी के अंदर भी गुफ्तगू होती है ना, कुछ मीडिया के लोगों को पहुंचाते थे, जिससे पिछले दिनों बड़ा एक तूफ़ान बदतमीज़ी भी बर्पा हुआ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो अंदर बैठ के बाद कुछ होती थी, बाहर कुछ इतलाब चाहिए जाती थी, हिकमत अमली जिसे कहते हैं तब्दील कराना, वो कोशिश की जाती थी, फिर कुछ लॉबिंग्स हो रही थी। यानी एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर मेरे पास जो मुखबरी है उसके मुताबिक KPK, पंजाब और वफाक, इनमें तब्दीलियाँ आ रही हैं। और जिनकी तब्दीलियाँ आ रही हैं वो लोग जब उनके नाम सामने आएंगे तो यासर वो बड़ी लोग हैरत ज़दा हो जाएंगे कि क्या ये वज़रा भी तब्दील हो सकते थे। ये सूरत हाल एक हफ्ते तक वाज़े हो जाएगी, बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में प्रोग्राम पे आएंगे तो दिखाएंगे इस क्लिप को भी। एक हफ्ते बाद नाज़रीन सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। ये होगा कि कौन तब्दील हो रहा है, किस बुनियाद पर हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।